नमस्कार। अभी जो हम गेम देखने वाले हैं वो एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है इस वीक, जिसका नाम है एलटी बॉक्स नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। और ये जो एडिशन है ये बहुत महीने बाद एक और खुशी की बात है कि ये ऑन द बोर्ड हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है ये। और इसमें जो टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं, अनिश गिरी को रिप्लेस करके डूडा क्रिस्टोफर यान आ गए हैं। और उनके बीच अली रजा और डूडा के बीच जो गेम हुआ था वो आज हम देखने वाले हैं। उसके अलावा एरोनियन खेल रहे हैं, मैग्नस कार्लसन खेल रहे हैं और भी टॉप मोस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं वहाँ पे। तो डेफिनेटली ये जो गेम हुआ था इसको हम डीपली एनालिसिस करने वाले हैं, बिकॉज एक बहुत ही सही गेम खेला था अली रेजा ने। और खासकर ब्लैक से कारोकान में जो गेम हुआ था, खासकर मिडल गेम का जो पार्ट था वो बहुत ही सही था और आपको जरूर देखना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और इसको डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट जो हुआ वो E4 C6 D4 D5 नाइट टू C3। अब अगर हम कारोकान की बात करें तो एक रॉक सॉलिड ओपनिंग हम मानते हैं कारोकान को। जब भी कोई ऐसा ओपोनेंट आपको लगता है कि आपको लगे कि ये बहुत अनक्लियर खेलने में बिलीव रखता है या फिर उसका स्टाइल ही वैसा है, तो डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स के अगेंस्ट कारोकान एक बहुत सही वेरिएशन होता है चूज करने के लिए, राइट। तो डी का E4 मारा यहाँ पे, नाइट इंटू E4 सॉरी, बिशप F5। क्लासिकल वेरिएशन जो है, क्लासिकल कारोकान का, वो एक बहुत ही अच्छा वेपन है मुझे लगता है बहुत सारे सिचुएशंस में, ऐसे प्लेयर्स को हैंडल करने के लिए जो, जैसे हमने बात किया कि अनक्लियर खेलने में ज्यादा बिलीव रखते हैं। सो नाइट G3 खेला यहाँ पे, बिशप टू G6 H4। यही इसका मेन लाइन है। यहाँ पर बहुत सारे और साइड लाइन्स हैं, जैसे आप नाइट H3 जा सकते हो, बिशप C4 एक वेरिएशन है। तो ये भी सब सिस्टम्स हैं उसमें, लेकिन H4 मेन लाइन है इसका। H6 नाइट टू F3, ऑफ कोर्स व्हाइट जो है वो नाइट E5 आने के लिए कोशिश कर रहा है। तो नाइट D7 खेला है यहाँ पे। हालांकि अगर हम ओपनिंग सेक्शन की बात करें तो नाइट D7 के अलावा एक E6 लाइन है, जो बहुत पॉपुलर है और यहाँ पे बहुत सारे गेम्स आपको देखने मिलेंगे, इसमें कि व्हाइट जो है वो नाइट E5 जा सकता है, बिशप टू H7 एंड देन क्वीन H5 को डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन C7 आ रहा है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बिशप H7 के बाद यहाँ पे अगर आप BD3 जाते हो तो बिशप का D3, क्वीन का D3, नाइट टू D7 F4 एंड बिशप E7। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो डेफिनेटली सभी कारोकान प्लेयर्स अगर वो E6 लाइन के साथ जाते हैं सेवेंथ मूव तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ रहता है। और अगर व्हाइट से आप इस वेरिएशन में जा रहे हो F4 लाइन में, तो आपको डेफिनेटली कुछ गेम्स देखने चाहिए, जिसको कि हम कभी और जो हमारा ओपनिंग सेक्शन आने वाला है उसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे, राइट। हालांकि गेम में हुआ ये कि सेवेंथ मूव पे नाइट D7 खेला, जो कि एक्चुअली मुझे लगता है मेन लाइन ही है। H5 बिशप H7 सेम वेरिएशन आप जो है BD3 बिशप इंटू D3 क्वीन इंटू D3 आप जा सकते हो विदाउट पुशिंग दिस पॉन। ऐसे भी गेम्स हुए हैं बहुत सारे, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में आप ठीक है, ओपनिंग में आप बोल सकते हो कि व्हाइट इज क्रिएटिंग सम स्पेस ऑन दिस साइड, तो उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे। लेकिन कुछ वेरिएशंस में आप बोल सकते हो कि जो H5 पॉन है वो एंड गेम में वीक रहता है बहुत बार। तो ये कारोकान में बहुत कॉमन सा टॉपिक है। E6 खेला है यहाँ पे, बिशप D2। एक्चुअली आप बिशप F4 के साथ भी जा सकते हो, बट उसमें एक लाइन आता है जो बहुत पॉपुलर है, क्वीन A5 बिशप टू D2 बिशप B4। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि C3 तो आ रहा है, फिर बिशप B4 खेलने का पॉइंट क्या है। लेकिन इसमें आप बिशप E7 जा सकते हो, जिसमें कि आप पहले बिशप आपका F8 पे था, अब E7 पे। अगर C4 खेलते भी यहाँ पे तो सिंपली आप क्वीन C7 यहाँ से मूव्स खेल सकते हो। इवन बिशप B4 फिर से भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बिशप B4 के बाद जो मेन लाइन है वो नाइट E4 खेलते हैं यहाँ पे, नाइट F6, नाइट टू D6 चेक, किंग E7। अब इस वक्त आपको लगने लगेगा कि यार ये पोजीशन में तो किंग हमारा ओपनिंग में बाहर आ रहा है, तो कैसे इसको हम बोलेंगे कि ये इक्वल है। लेकिन मुझे जहां तक पता है थियोरेटिकली ये पोजीशन ओके है ब्लैक के लिए और प्लेएबल है। नाइट इंटू B7, बिशप टू D2, नाइट टू D2 और क्वीन क्वीन इंटू अगर आप मारते हो सिंपली यहाँ पे इसमें, तो आप क्वीन B6 जैसे मूव आ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बिशप इंटू D2 को नाइट इंटू D2 मारता है तो आपको क्वीन B4 ही खेलना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप क्वीन B6 खेलोगे तो क्वीन A3 चेक आके नाइट D6 जैसे मूव आ रहे हैं। लेकिन अगर आप क्वीन B4 खेलोगे तो अभी वो नहीं आ रहे हैं। और अगर आप क्वीन A3 अभी खेलोगे तो आई कैन टेक टेक और फिर मैं रुक C8 ला सकता हूँ, जिसमें मुझे लगता है वो पोजिशन इक्वल ही है। सो ब्लैक आराम से इक्वलिटी गेन कर लेगा, भले ही उसका किंग जो है वो सेंटर में है तो भी, राइट। तो मुझे मुझे लगता है बिशप F4 में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो BD2 खेला जो कि मेन लाइन है यहाँ पे, नाइट GF6 कैसल, बिशप टू E7 एंड देन किंग B1।
अब मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पे 3-4 वेरिएशंस हैं व्हाइट के पास खेलने के लिए, जिसमें नाइट E4 ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव है यहाँ पे, जिसमें आप नाइट इंटू E4 जा सकते हो, नाइट कट E4, क्वीन कट E4, नाइट F6, क्वीन E2 एंड देन क्वीन D5। अब इसमें जो है ब्लैक जो डिले कर रहा है वो कैसलिंग डिले इसलिए कर रहा है बिकॉज फिलहाल तो अटैक है A2 पे। तो अभी दो तरीके हैं व्हाइट के पास बचाने के, एक तो आप C4 जा सकते हो, जिसमें कि मुझे लगता है ब्लैक जो है वो सिंपली क्वीन E4 करके एक्सचेंज कर सकता है क्वीन को। और अगर आप क्वीन D5 के बाद यहाँ पे किंग B1 जाते हो तो क्वीन B5 एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव। तो ये तो सब कारोकान के जो बाकी वेरिएशंस हैं क्लासिकल के उनको चेक करने वाली बात होगी, और इसको आप ओपनिंग के सेक्शन में देख सकते हैं। बट फिलहाल इस गेम पे फोकस करते हैं। 13th मूव पे जब उन्होंने किंग B1 खेला यहाँ पे तो कैसल कर लिया अली रजा ने, और डेफिनेटली यही उसका मेन लाइन है। इसके अलावा कुछ और वेरिएशंस भी हैं, जैसे कि क्वीन B6 आप एक जा सकते हो। मुझे याद है 2017 में मेरा गेम हुआ था वियानी के साथ, इंटरनेशनल मास्टर है इंडिया के, दुबई ओपन में हुआ था 2017 में। वहां पर मैंने क्वीन B6 जैसे मूव ट्राई किया था और बहुत बढ़िया गेम हुआ था। मैं कभी कोशिश करूंगा कि उसको भी हम एनालिसिस करें। वो एक डिफरेंट मूव ऑर्डर से था, लेकिन डेफिनेटली क्वीन B6 बहुत सारे वेरिएशंस में कारोकान में यूजफुल होता है। कुछ रैपिड गेम्स में भी मैंने खेला है वो। लेकिन किंग B1 जो है वहां पर मेन लाइन शॉर्ट कैसल ही है। अभी नाइट E4 खेला उन्होंने, और एक्सपेक्ट यही कर रहे होंगे डूडा कि यहाँ पे नाइट इंटू E4 मारेंगे, बिकॉज मोस्ट नेचुरल रिएक्शन जो है सभी कारोगन प्लेयर्स का वो नाइट इंटू E4 ही है अभी। और क्वीन इंटू E4, नाइट F6, क्वीन D5, ये मूव्स बहुत कॉमन है इसमें। लेकिन यहाँ पर C5 खेल दिया उन्होंने, बिकॉज वो ये है कि फिलहाल ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और व्हाइट सिर्फ नाइट E4 इसीलिए नहीं खेल रहा है कि वांटेड टू एक्सचेंज दिस नाइट। उसका मेन आइडिया है G4 G5, राइट। और कुछ कंडीशंस में G4 को अगर आप मार भी दोगे तो रुक DG बना के यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो व्हाइट बहुत बार G4 पॉन सैक्रिफाइस कर देता है जस्ट टू गेन सम एक्टिविटी ऑन दैट साइड। तो इस पर्टिकुलर मूव में एक्चुअली C5 के बाद हुआ ये कि बिशप E3 खेला यहाँ पे। और एक्चुअली देखा जाए तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग अल्टरनेटिव G4 भी था ही यहाँ पे, लेकिन इसमें आप नाइट इंटू मार सकते हो, जिसमें क्वीन E2 में भी क्वीन B6, नाइट E5। अब ये दिक्कत आपको दिखने लगेगी कि G5 ओपन है तो हमेशा, और बिशप H6 भी कभी टारगेट बन सकता है। तो नाइट इंटू E5 टेक्स एंड F5, ये एक्चुअली बहुत रिस्की लग रहा है। बट मैंने ये थोड़ा एनालिसिस किया था विद सम इंजिन्स आल्सो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली इस पोजीशन में, बिकॉज मैं भी थोड़ा क्यूरियस था कि एक्चुअली G4 चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसमें। तो मैंने टैक्टिकल रीजन के कारण वो चेक किया था इसमें। हालांकि इसको डेफिनेटली और ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत है, इतने से हम लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। बट गेम में उन्होंने बिशप E3 खेला, नाइट इंटू E4, क्वीन इंटू E4 एंड देन नाइट F6। अब ये बहुत बढ़िया डिसीजन है एक्चुअली। आपको अगर प्रैक्टिकल चांसेस क्रिएट करने हैं अपने गेम में तो ऐसे डिसीजन आपको लेने ही पड़ेंगे। फिलहाल देखिए कि हम अभी अभी बात कर रहे थे कि G4 पॉन देके व्हाइट जो है किंग साइड अटैक कर सकता है, बट सडनली अभी टेबल जो है वो टर्न हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्वीन इंटू B7 आके सेम सिचुएशन ब्लैक क्रिएट कर रहा है, रुक B8 और B5 ओपन होके। फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल चांसेस हमेशा ब्लैक के पास रहेंगे, और व्हाइट को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ खेलना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे नाइट D5 खेला। अब थोड़ा सा क्विकली चेक कर लीजिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। मैंने कलर से दिखाने की कोशिश की, ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग हिंट है कि यहाँ पे एक 4 कार है, नाइट C3 आप जा सकते हो, और जिसके कारण रुक B8 भी एक सपोर्टिंग मूव है। मतलब अभी दोनों थ्रेट है। लेट्स से अगर आप कुछ नॉर्मल मूव देते हो रुक H1 तो नाइट C3 भी आ रहा है, तो आप मार नहीं सकते, रुक B8 आ रहा है, या फिर पहले रुक B8 आ रहा है और फिर नाइट C3 आके एक्सचेंज मारा। तो एक अच्छा खासा थ्रेट था। क्वीन A7 खेला यहाँ पे, क्वीन A6 सॉरी, रुक B8। अब फिर से दूसरा पॉन भी दे रही है। अब देखिए कि यहाँ पे DC5 मर रहा है, A7 मर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये थ्रेट और इस फाइल में प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से चेस खेल रहे हैं अली रेजा फिरोज। उनको डेफिनेटली पता है कि कैसे ह्यूमन प्लेयर पे प्रेशर मेंटेन करना चाहिए, राइट। VD2 खेला, C3 को प्रोटेक्ट कर दिया उन्होंने, C का D4। अब जितना हो सके फाइल्स और डायगोनल्स आप ओपन करते जाओ, आपका अटैक ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे नाइट इंटू D4 मारा, बिशप F6। अभी आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली कैसे सभी लोग, मतलब डॉट्स को आप कनेक्ट करते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा
कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, राइट। सो नाइट B3 खेला यहाँ पे, और मुझे लगता है उनका जो पॉन मारने का रीजन था, क्योंकि क्लासिकल टूर्नामेंट था तो कुछ ऐसा नहीं था कि उनके पास टाइम नहीं था इस वक्त, बहुत सारा टाइम होगा, तो उन्होंने बराबर कैलकुलेट किया होगा कि नाइट B3 आने के बाद इतना ज्यादा अटैक आ नहीं रहा एक्चुअली, तो वो एक पॉन लेना कुछ कंडीशंस में वर्थ है, क्योंकि आपको हमेशा वो एक्स्ट्रा मटेरियल वाला एक फील तो रहता ही, राइट। क्वीन C7 खेला यहाँ पे। ऑफ कोर्स जो हम हमेशा बात करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ वर्स्ट पीस फर्स्ट, मतलब जो लास्ट पीस है जो गेम में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको आप लेते आइए, आपका पोजीशन इंप्रूव होता जाएगा। रुक H1 खेला यहाँ पे, रुक FC8, रुक C1, ऑफ कोर्स C2 को बचाना जरूरी है, एंड देन नाइट टू B6। अब ये एक बहुत बढ़िया नाइट का रीग्रुप करना था, बिकॉज हो क्या रहा है कि नाइट D5 वैसे बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, राइट, लेकिन कुछ कंडीशंस में अभी एक तो C4 और C5 आ सकता था उस वक्त, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी नाइट C4 खुद ही खेल रहा है ब्लैक, जिसमें ये बिशप जो है वो उस पर अटैक कर रहा है। सो ये बहुत ही सही तरीके से आ रहा है, और C4 पे हमेशा आप याद रखिए कि आफ्टर रुक E4 यहाँ पे नाइट C4 खेला, C4 पे जब भी हमारा नाइट बैठता है, या F4 पे व्हाइट का, और ब्लैक का नाइट F5 और C5 पे सक्सेसफुली अगर बैठ जाता है, तो वो पोजीशन हम लोग मानते हैं कि अच्छा खासा फेवर करती है उस पर्टिकुलर साइड को जिसका नाइट है वहां पे, तो इस वक्त एक अच्छी बात है उसके लिए। हालांकि अगर हम थोड़ा सा एक मुंह पीछे जाएं और देखें कि नाइट B6 के बाद जहाँ पे रुक E4 खेला था, उसकी जगह क्वीन A5 खेलते, तो यहाँ पे जो है बहुत सारी टैक्टिक्स आ रही थी। आप क्विकली आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज बिशप इंटू B2 तो एक आ ही रहा है, लेकिन उससे भी अच्छा एक मूव आ रहा है कि आप नाइट C4 इमीडिएटली जा सकते हो, बिकॉज इसमें हो क्या रहा है कि अगर आप क्वीन इंटू C7 मारोगे तो नाइट इंटू D2 चेक आ रहा है। अब किंग A1 तो नहीं जा सकते हैं, नाइट इंटू B3 के अलावा आपके पास रुक इंटू C7 भी है। ऑफकोर्स किंग A1 को आपके पास नाइट इंटू B3 नहीं है, तो वो सी कट मारेगा तो इसको सपोर्ट आ जाएंगे, राइट। तो ये इतना चलेगा नहीं, लेकिन किंग A1 की जगह, सॉरी किंग A1 को मैं डायरेक्टली मार सकता हूँ, बिकॉज जैसे ही आप इसको मारोगे तो आई हैव बिशप इंटू B2 या फिर रुक इंटू B2, कोई भी शायद चल जाए दोनों में से। तो मुझे लगता है ये तो विनिंग ही रहना चाहिए, इसीलिए आप मार तो नहीं सकते हो इसमें नाइट C4 को, क्वीन C7, और सॉरी क्वीन C7 के बाद नाइट इंटू D2 को आप किंग A1 तो नहीं खेल सकते हो, लेकिन अगर आप मारते हो इसको नाइट D2 तो टेक्स और फिर किंग A1 और इसमें चेक आ रहा है। अभी आप अगर क्वीन E5 खेलते हो तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रिक आ रही है कि आप रुक इंटू मार दो, ऑफ कोर्स किंग B2 खेलेंगे वो, बिकॉज रुक C1 में तो कोई पॉइंट नहीं बन रहा था उसमें, लेकिन यहाँ पे रुक इंटू E1 आ रहा है, बिकॉज अभी भी वो पिन है, राइट, बोलते हैं ना पिनिंग इज विनिंग, राइट। सो यहाँ पे क्वीन A5 डेफिनेटली एक ब्लंडर ही हो जाता मेरे हिसाब से। रुक E4 खेला, नाइट टू C4। अब जो हमने बात किया था कि C4 पे नाइट जिसका बैठेगा वो अच्छी बात है उसके लिए। बिशप F4 खेला, फिलहाल क्वीन पे थ्रेट है, क्वीन B6। हालांकि इस वक्त हम अगर देखिए तो टेक्निकल पॉइंट ये रह सकता है कि अब जब अटैक करते हो तो मेजर पीसेस एक्सचेंज नहीं करना चाहिए आपको इजीली, राइट, लेकिन इस वक्त ये फोर्स्ड है बिकॉज आपका एक्सचेंज मर रहा है उसमें। सो मारा रुक इंटू B6, और मुझे लगता है ये पहला रिलीफ मिला होगा क्रिस्टोफर डूडा को कि क्वीन एक्सचेंज हो चुका है बोर्ड से। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे सिर्फ क्वीन एक्सचेंज करने से नहीं होगा, अभी भी B2 पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, A5 A4 आ रहा है इस नाइट को हटाने के लिए, और C4 को हटाने का कोई क्लियर कट प्लान दिख नहीं रहा है, बिकॉज वो लाइट स्क्वायर में पड़ा हुआ है, नाइट आप हटा नहीं सकते हो, बिशप से आप इस पे अटैक कर नहीं सकते हो, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है नाइट। बिशप E3 खेला, रुक टू B4, अब फिर से आप A7 नहीं मार सकते हो ऑफ कोर्स। इसमें वैसे दो मूव्स आ रहे हैं, एक तो सिंपल नाइट A3 आ रहा है जिसमें बिशप B इंटू A3 और रुक E4 आ रहा है, और दूसरा इसमें नाइट D2 भी आ रहा है, बिकॉज आप फ्री में मार सकते हो इसको, जैसे कि नाइट इंटू D2 अगर आप मारते हो तो फिर से चेक टेक्स, और इसमें BD4 खेलना ही पड़ेगा आपको, एंड देन एल टेक। तो ये भी मुझे लगता है लॉस्ट है, बिकॉज इवन अगर आप नाइट B1 भी जाते हो इसमें तो रुक C4 आ रहा है, एंड देन आई थिंक बिशप इनटू F6 इज फोर्स्ड, और फिर रुक इनटू E4 मार रहा है, दो एक्सचेंज ऑफ पोजीशन, पॉन्स भी इक्वल है और ज्यादा प्रेशर भी नहीं है कोई ब्लैक के ऊपर, तो डेफिनेटली ये जीतना चाहिए। हालांकि गेम में उन्होंने रुक B4 को F3 खेल दिया, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। A5 फाइनली यही एक दिक्कत थी कि जब भी A5 A4 आएगा, और वैसे भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ,
कि जैसे मैंने आपको C4 और F4 और इन सब का कनेक्शन बताया था, वैसे ही एक नोटिस करने वाली बात है कि जब भी B3 और G3 पे नाइट होता है व्हाइट का, और ब्लैक का नाइट होता है B6 और G6 पे, तो आपको हमेशा ऐसे मूव सोचने चाहिए, राइट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉन्स को पुश करके आप क्योंकि इसका नेचुरल प्लेस नहीं है। उसका नेचुरल प्लेस क्या होता है, उसका जो कायम का उसका जो घर है वो क्या है, ये स्क्वायर, राइट, कभी नाइट की। लेकिन यहाँ पे रखना इतना आसान नहीं होता। सो यहाँ पे A5 खेला, रुक इन टू C4। ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था मैं बोलूंगा, या फिर आप बोलिए कि ओनली मूव थी, बिकॉज और कुछ शायद चल नहीं रहा है। C3 अगर आप जाते हो तो सिंपली इसमें रुक B5 आ रहा है और A4 अभी भी थ्रेट है ही। रुक C2 में भी अगर आप खेलते हो तो A4, नाइट D4 को एक्चुअली यहाँ पे नाइट A3 आ रहा है, जिसमें अगर आप किंग जाते हो C1 पे तो नाइट इंटू C2, एंड देन नाइट B5 को जो है नाइट इंटू E3 मार के रुक इंटू E3 एंड PG5 आ रहा है। अब फिर से आपको एक्सचेंज वापस मिल रहा है इसमें, एंड देन मुझे लगता है ये पोजीशन डेफिनेटली व्हाइट को सॉरी ब्लैक को फेवर करनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने रुक इंटू C4 मार दिया और एक एक्सचेंज सैक्रिफाइस दे दिया। ये एक बहुत कॉमन आइडिया रहता है बहुत सारे गेम्स में, कि जब आपका पोजीशन आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, संभल नहीं रहा है, तो आप कुछ मटेरियल देके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, ताकि आपके पास एटलीस्ट कुछ तो प्ले रहे, राइट। रुक इंटू मारा, C4, बिशप D2, रुक B5 टेक्स। अब इतना पॉइंट क्लियर है कि आपके पास 3 पॉन है, H5 यहाँ पे मर रहा है, हाँ, तो रुक इंटू H5 मार दिया उन्होंने। और यहाँ पे देखिए आप 4 वर्सेस 2 है यहाँ पे, और इधर 3 वर्सेस 0 है, कोई पॉन ही नहीं इधर बचाने के लिए। ये बहुत गलत तरीका है एक्चुअली, अगर आप पॉन फॉर्मेशन की बात करेंगे तो। लेकिन मुझे इस गेम में जो बहुत अच्छी बात लगी वो ये लगी कि इस वक्त नॉर्मली यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ब्लैक के लिए कि कैसे एक विनिंग कंटिन्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि अगर व्हाइट को कहीं से भी चांस मिल गया कि ये पॉन्स थोड़े से आगे बढ़ने लगे, तो भैया ये जो दोनों रुक है ब्लैक के, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने रुक G1 खेला पहली मूव, क्योंकि उनको लगा कि इसको डिफेंड करना बहुत जरूरी है कुछ कंडीशंस में। एंड देन रुक B5 के बाद ये बहुत मुश्किल मूव थी एक्चुअली ढूंढना बोर्ड पे। आप सोचिए कि कभी भी आपको मीटिंग पैटर्न या क्लियर टैक्टिक्स होती है तो बहुत इजी होता है, बट ऐसे सिचुएशन में जब आपको पता है कि ओपोनेंट के पास 3 एक्स्ट्रा पॉन है विदाउट एनी अपोजिशन, तब आपको प्लान क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगा था शायद ये अली रजा ने बहुत ही बढ़िया प्लान ढूंढा था जो अगले 2-3 मूव उन्होंने किए। रुक B5, बिशप टू D2, H5, C3, G5। अब आप देखिए कितना जल्दी उन्होंने 2-3 मूव के अंदर ही दिखा दिया कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा पॉन है उधर ही मैं खेलने वाला हूँ। साथ ही साथ इन 3 पॉन्स को बहुत जल्दी पुश होने दें, ऐसा भी नहीं अलाउ करना चाहिए, राइट, बिकॉज वो आपके लिए बहुत मुश्किल में आ सकती है पोजीशन। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनको रोकूं, साथ ही साथ अपने पॉन्स को आगे पुश कर दूं, ताकि मेरे पास जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ऑन शॉर्ट कैसल साइड, वहां पे मैं अपना प्रेशर बना सकूं। तो किंग C2 खेला यहाँ पे, G4, नाइट टू C1, G3। अब अगर आप एनालिसिस करेंगे इसको बहुत ज्यादा देर तक, तो समझ में आएगा कि एक्चुअली इंजन जो है वो हैप्पी नहीं है बहुत इस G3 मूव से, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे बहुत ह्यूमन मूव लग रही है वो, आपको इतना इजीली, क्योंकि उनका इवेल्युएट करने का तरीका अलग होता है। आप अपनी तरह से सोचते हो कि कैसे हो रहा है गेम में, राइट। तो लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्चुअली जी कट F3 की पॉन इनटू पॉन, एंड देन किंग F8 जो है उसमें एक बहुत क्लियर आइडिया था कि आप H4 पुश करो, रुक H5 लाओ और H3 H2 ले लो, तो आपके पास जो H पॉन है उससे ही आप अच्छा खासा प्रेशर बना सकते हो। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, ये एनालिसिस में देखने के बाद बहुत आसान लगता है ना। जैसे आपको बता दें कि क्रिकेट का कोई मैच अगर आपने देख लिया है तो उसका फिर इतना इजी लगता है कि हाँ, इतना आसानी से तो मार रहे थे वो, राइट। लेकिन जब आप खेलते हो तब आपको पता होता है कि क्या प्रेशर होता है। सो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन प्लेयर्स को आप एग्जैक्टली आप इतनी एक्यूरेसी नहीं ला सकते हो। सो यहाँ पे G3 खेला, B3, रुक टू C8, ये भी बहुत सही है। आपको कुछ पीसेस यहाँ जरूर चाहिए, ताकि आप, नहीं तो यहाँ पे बहुत लोग रॉन्ग प्लान कर देते हैं कि इधर इधर जा के इसको अटैक करेंगे फिर पॉन पुश करेंगे, वो मुझे लगता है बहुत स्लो हो जाएगा और इतना आसान भी नहीं हो। इसीलिए इसको यहाँ पे रखना जरूरी है, ताकि पीसेस यहाँ रहेंगे तो ये पॉन्स इतने आसानी से पुश नहीं होंगे, राइट। तो A4 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, रुक F5 एंड देन नाइट F2। अब H4 खेलना फोर्स्ड है, G3 को बचाना है, तो C4। फाइनली अब थोड़ा कुछ दिख रहा है व्हाइट को कि हाँ, अगर ये पॉन और थोड़ा आगे बढ़ गए
जैसे कि B4 B5 A4 A6 ऐसा आ गए, तो डेफिनेटली ये पोजीशन उनके लिए थोड़ी सी अच्छी रहेंगी। या फिर अगर वो कोशिश कर पाए कभी कि इस पॉन को पुश कर दें और बाद में B4 से सपोर्ट दे दें, मतलब कोई भी फॉर्मेशन अगर वो आगे बढ़ पाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने रुक C8 बहुत सही रखा है, ताकि इसको अटैक रहने से क्या होगा कि ये पुश नहीं हो पाएगा कभी, ये दोनों, और ये अकेला पॉन इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बना सकता। तो यहाँ पे E5 खेला ब्लैक ने, बिशप टू E3, बिशप G5। अब ब्लैक का कोशिश है कि ब्लैक का बिशप इतना, डार्क कलर बिशप इतना कुछ कर नहीं रहा है तो वो एक्सचेंज हो जाए। मैं पर्सनली इतना ज्यादा खुश नहीं था जब व्हाइट ने बिशप टू G5 मारा। हालांकि ऑफकोर्स वो इतने स्ट्रांग प्लेयर हैं कि उन्होंने भी सोचा होगा दूसरे ऑप्शंस, लेकिन उनको शायद लगा कि ये पोजीशन मुझे चल रही है, तभी उन्होंने एक्सचेंज किया, रुक इंटू G5 मारा। हालांकि मुझे लग रहा था कि बिशप इंटू G5 मारने की जगह बिशप B6, बिशप E7 अगर आप वापस आते हो तो A5, और फिर इन दोनों में से आप कोशिश कर सकते हो कि कैसे ये पॉन्स आगे बढ़ेंगे, राइट। एटलीस्ट एक पीस है जो उनको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो लेकिन गेम में उन्होंने बिशप इंटू G5 मारा, रुक इंटू G5, रुक H1। अब ये फोर्स्ड मूव है रुक H5, बिकॉज आपको H4 को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो पोजीशन एक बार अगर H4 मर जाता है तो मुझे लगता है व्हाइट ही जीतने के लिए खेल सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने किंग C3 खेल दिया। ये एक्चुअली गेम का उनका एक क्रूशियल मिस्टेक था मुझे लगा, या फिर डुबियस मूव तो जरूर था, बिकॉज यहाँ पे उनके पास लास्ट चांस था गेम में नाइट इंटू G3 मार दें। बिकॉज नाइट इंटू G3 को आप HG तो मार नहीं सकते हो, सिंपली रुक H5 मर रहा है, इसलिए वो नहीं चलेगा। रुक G5 ओनली मूव था जिसमें आप नाइट E4 आ सकते हो, टेक्स किंग C3, और अब एक एटलीस्ट एक बात अच्छी है कि C4 प्रोटेक्टेड है, जिसके कारण आप B4 B5 या C5 आ सकते हो, राइट। और सबसे अच्छी बात F3 को ये रुक इमीडिएटली अटैक नहीं कर पा रहे और H4 भी मर रहे। तो मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने इस वेरिएशन को रिजेक्ट किया, क्योंकि ये बहुत नेचुरल लग रहा था। जब मैं एक्चुअली लाइव भी देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये एक सिंपल तरीका है इसमें, लेकिन मैं फिर भी उनको ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज जिस हिसाब से फिरोजा ने इसमें विन निकाली वो बहुत ही मुश्किल था गेम में देखना, क्योंकि अगर उन्होंने वो नहीं देखा था तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि उस पोजीशन में कुछ हो ही नहीं रहा, राइट। तो उन्होंने किंग C3 खेला, F5, B4। अभी भी आप नाइट G3 के लिए जा सकते हो, पर एक दिक्कत रहेंगी इसमें, आफ्टर रुक G5 नाउ यू डोंट हैव द नाइट E4। अब आपको नाइट E2 जाना पड़ेगा, जिसमें मार के फिर से अटैक, तो अभी फर्क पड़ गया उस पोजीशन में, राइट। लेकिन F5 के बाद यहाँ पे B4 खेला उन्होंने, F4। अब देखिए कि ये दोनों पॉन बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल क्रिएट करने वाले हैं व्हाइट के लिए, राइट। सिर्फ एक राइट टाइम पे एक पॉन ब्रेक थ्रू क्रिएट करना है हमको, जिसमें मुझे लगता है कि ब्लैक डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है। उसके बाद A5 खेला यहाँ पे, मुझे लगता है ये अभी भी थोड़ा सा कैजुअल मूव दे रहे हैं, क्योंकि शायद नाइट, पता नहीं मुझे, नाइट G1 नाइट H3 ब्लॉक हो सकता है। दिखने में बहुत ऑड लग रहा है कि आपके पीसेस फंसते जा रहे हैं इधर इसमें, लेकिन एक बार अगर नाइट H3 रुक E1 ऐसा आ जाता है तो इनको कुछ आगे बढ़ेगा नहीं ये पॉन्स, और साथ ही साथ बाद में तुम इन पॉन्स को बढ़ा सकते हो। तो A5 मुझे नहीं लगता इतनी एक्यूरेट मूव थी इस पोजीशन में, डेफिनेटली उधर कुछ और ढूंढना चाहिए अगर आप और ज्यादा उसको टाइम दोगे तो। लेकिन A5 के बाद जो है ये पोजीशन आपको जरूर चेक करनी चाहिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बिकॉज जिस हिसाब से अली रजा ने यहाँ से फिनिश कर दिया गेम को, वो बहुत ही बढ़िया था, देखने लायक था। और एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को, मतलब यान क्रिस्टोफर डूडा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत बढ़िया गेम्स खेले उन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हराया। लेकिन अली रजा फिरोजा ने उनको ब्लैक से कारोकान में इस पर्टिकुलर कंटिन्यूएशन के बाद कंप्लीटली हरा दिया। सो मुझे लगता है आप रुक के थोड़ा चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल पॉन ब्रेक थ्रू आ रहा है, जिसमें H3 आ रहा है, बिकॉज जैसे ही आप G into H मारते हो, रुक into H भी मार सकते हो आप, लेकिन फिर वहां पे आपका H1 पे रुक नहीं रहेगा कोई पॉन डिफेंड करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने खेल दिया E4। अब शायद आपको कुछ पुराने क्लासिकल गेम्स याद हो जिसमें ऐसे ही एकदम वाइल्ड अटैक होता है और पॉन्स आगे बढ़ते जाते हैं और 6-7 रो में आपके 2 या 3 पॉन आ जाते हैं, राइट। बहुत सारे क्लासिकल गेम्स में ऐसा हुआ है। तो E4 कुछ वैसा ही फील दे रहा था, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे नाइट इंटू F4 एक्चुअली नहीं चल रहा है, बिकॉज भले आपका रुक मर रहा है यहाँ पे इसमें, लेकिन ई कट F3 के बाद अगर आप रुक नाइट इंटू रुक मारते भी हो तो पॉन पुश आ रहा है G2, और फिर अगर आप रुक G1 खेलते हो, या फिर रुक G1 को एक्चुअली यहाँ पे सिंपली F2 नहीं आ रहा है, बिकॉज
इसमें जो है रुक इनटू G2 आ रहा है, अगर आप किंग हटाओगे तो फिर ये भी मर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे रुक G1 को, तो आप सिंपली किंग हटा सकते हो एक मूव कहीं पे भी, किंग F7 और किंग ही है, और फिर नेक्स्ट मूव पॉन पुश क्वीन बनी रही है, उधर कोई स्टॉप ही नहीं कर सकता उसको। सो ये एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन था उनका, बहुत ही सही तरह से उन्होंने सोचा था उसको E4 के बाद। एंड मुझे लगता है बाकी वेरिएशंस में भी शायद वो चल नहीं रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे F into E4 मारा, G2। अब ये बहुत जरूरी था, आप F3 नहीं जा सकते हो बिकॉज नाइट G3 आ रहा है, तो यहाँ पे G2 खेला, और फाइनली आफ्टर रुक G1 यहाँ पे अभी भी देखिए आप कि यहाँ पे सिंपली F3 आ रहा है इसमें, लेकिन उसके बाद शायद और भी कुछ अच्छे मूव्स थे उनके पास, तो उन्होंने रुक इनटू H3 मार दिया, बिकॉज यहाँ पे एक चेक है पहले, तो आपका जो H3 का पॉन है वो नहीं है यहाँ पे, और अब जब आप F3 खेलोगे तो रुक H1 भी आ ही रहा है आखिरी में, तो ये बहुत ही ज्यादा क्लियर कट विनिंग पोजीशन आ गई थी उनकी। किंग D4 खेला, और अभी आप देखिए कि उनके जो 3 पॉन थे वो मुझे लगता है एक वक्त ऐसा था कि उनके पास 3 पॉन थे यहाँ पे और ब्लैक के पास एक भी पॉन नहीं था, जबकि इधर 4 वर्सेस 3 था, फिर H4 पॉन मारा, 4 वर्सेस 2 हो गया, लेकिन ब्लैक ने बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही स्मार्टली अपने पॉन्स को क्रिएट कर लिया प्रमोट करने के लिए, जबकि व्हाइट ऐसा नहीं कर पाया। F3 के लिए यहाँ पे C5, एंड देन फाइनली आफ्टर किंग F7 जैसे ही उन्होंने नाइट F4 खेला, तो यहाँ पे फाइनल मूव आ गई F2, और अब आप इन दोनों पॉन्स को नहीं रोक सकते हो, बिकॉज कोई ना कोई एक पॉन जो है वो वहाँ पे क्वीन बनने ही वाली है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता ये पोजीशन ज़्यादा देर बच पाएंगी, क्योंकि अच्छा खासा मटेरियल एक्स्ट्रा है उनके पास। तो F2 के बाद ये पोजीशन आप देखिए कि 7th रो में 2 पॉन पड़े हुए हैं, हालांकि व्हाइट के पास 4 पॉन थे, ब्लैक के पास 2 पॉन थे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पोटेंशियल पॉन्स आपको देखने चाहिए कि कौन सा पॉन प्रमोट हो सकता है जल्दी, ना कि आपके पास ज्यादा है, राइट, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, वैसा वाला ही सेक्शन है ये। तो F2 के बाद 7th रो पॉन्स के कारण उनको रिजाइन करना पड़ा, और फर्स्ट गेम जो था इस टूर्नामेंट का वो अली रजा फिरोजा ने पहले ही जीत लिया विदाउट एनी टाई ब्रेकर। हालांकि मैग्नस कार्लसन को अरोनियन के साथ टाई ब्रेक खेलना पड़ा, वो जीत गया फर्स्ट राउंड, लेकिन उसके बावजूद जो पॉइंट मिलने वाले थे पूरे वो नहीं मिले उनको, थोड़े कम मिले। लेकिन फिलहाल जो है वो अली रजा फिरोजा इस पहले राउंड के बाद तो बोल सकते हैं कि बहुत ही फॉर्म में है। मुझे याद है मैं उनके साथ एक बार खेला था दुबई में ही, तब वो 2500 समथिंग थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बोर्ड पे, और बहुत ही बहुत मतलब ऐसे हायर प्लेयर से खेलने में बहुत मज़ा आता है एक्चुअली, एज अ चेस लवर मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो हम बहुत और भी गेम्स देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कभी कभी मैं, अगर मुझे लगता है कि सच में उसको डीप एनालिसिस की ज़रूरत है गेम को, तो हम उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है, मतलब आपको सीखने बहुत मिलता है, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप चेस को समझ के ही खेलें, राइट। तो अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो आप मुझे भेज सकते हो, जो भी लिंक्स मैंने दे रखी है की। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।